शादी कर दो ना इसकी, नहीं हो पा रहा है उससे, क्यों पैसे वेस्ट करे जा रहे हो उसकी पढ़ाई पर, नहीं कर पाएगी वो, अभी तक सीए नहीं बनी। 2012 से कर रही थी ये तो, 2019 आ गया है, 7 साल हो गए हैं। लाइफ में अगर मैं एक बार क्विट करना सीख लिया तो मेरे लिए फिर क्विट करना आसान हो जाएगा। मैं शायद नई चीज़ में जाकर भी एडजस्ट करने की बजाय सोचूंगी कि छोड़ देते हैं ना, ये नहीं हो रहा, कुछ और करते हैं। और इस नए गेन जोश के साथ मैंने अपना एग्जाम दिया नवंबर 2019 में। मैं एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, तो मेरा एक ही ग्रुप पास हो पाया और एक रह गया। मैं अपने हाथ में ऑलमोस्ट नाइफ लेकर बैठी हुई थी कि खत्म करती हूँ, मतलब मैं फेडअप हो चुकी थी इस चीज़ से कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, कैसे इससे बाहर आऊँगी। शुरू करते हैं थोड़ा शुरू से। तो मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही आई वॉज नॉट सो गुड स्टूडेंट इन स्टडीज़। तो जैसे 12th स्टैंडर्ड आया तो एक हाइप क्रिएट रहता है सोसाइटी में कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो उसका मैं स्टार्टिंग से ही सुनते सुनते इतना मेंटल प्रेशर लेने लगी कि जैसे ही बोर्ड्स पास आए मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल मेसअप हो गई। आई अपीयर्ड फॉर मैथ्स का एग्जाम एंड आई मेस्ड अप इन पेपर। द मोमेंट आई केम बैक आई न्यू कि शायद मैं इसमें पास भी नहीं होने वाली हूँ। और जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम पास आता रहा मेरा डर बढ़ता चला गया। और एक टाइम बाद रिजल्ट से कुछ टाइम पहले मैंने सोचा लेट्स जस्ट एंड माई लाइफ। मेरे पेरेंट्स को वो गिल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा कि उनकी बेटी एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है, 12th में इतने गंदे नंबर आए हैं। 12th तो बेस होता है आगे के करियर का, तो मेरे पेरेंट्स को ये सब कुछ फेस ना करना पड़े मेरी वजह से। तो मुझे लगा मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगी तो बेटर रहेगा। एंड आई ट्राइड अटेम्प्टिंग दैट। थैंकफुली आई फेल्ड, दैट्स आई एम स्टैंडिंग हेयर टुडे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया तो मैंने 45 मार्क्स का कुछ पेपर अटेम्प्ट करा था एंड आई गॉट समवेयर पासिंग मार्क्स। और मेरा उस तरह से 12th पास हो गया। आई स्कोर्ड 60% ओवरऑल मैथ्स की वजह से। पर अभी था कि अब कुछ तो करना है लाइफ में आगे, और ये चीज़ मुझे पता थी कि जितने मेरे मार्क्स आए हैं मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने से रहा, तो क्या किया जाए। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा दत्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड स्टूडेंट मेंटोर एंड यूट्यूबर बाय पैशन। तो मेरा जन्म यही गाजियाबाद में हुआ है और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। तो अगर मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करूँ तो कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। आई बिलोंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। तो जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया कि मैं ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, वहाँ से मैं अब सीए बन चुकी हूँ और अब मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो इसकी पूरी बीच की जर्नी हम आज सुनेंगे और इसमें इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी क्या स्किल्स पर आपको काम करना चाहिए ये जानते हैं। तो 12th का रिजल्ट आ चुका था। अभी मुझे सीए का एंट्रेंस एग्जाम देना था जो कि है फाउंडेशन एग्जाम। मैंने कोचिंग लेकर उसको अपीयर करा, पर जैसे कि मेरा हमेशा से एजुकेशनल बैकग्राउंड चलता आ रहा है तो मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, मार्क्स आए, मैं 2 नंबर से फेल हो गई। 100 मार्क्स चाहिए थे 200 में से, आई स्कोर्ड 98 एंड आई फ्लंक्ड। ऑल्दो मैं पहले बहुत अच्छी नहीं थी बट एटलीस्ट हमेशा पास तो होती आ रही थी, पर इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं पहली बार फेल हो गई। आई क्राइड अ लॉट। मेरे कुछ दोस्तों ने वहीं पर छोड़ दिया उसको, कुछ लोग वहाँ से पास हो गए और मैं वहीं रुक गई। फिर मैंने सोचा अभी यहाँ तो नहीं छोड़ना है, जब 2 नंबर आ सकते हैं तो और भी आगे पास हो जाऊँगी। आई रीअपीयर्ड द एग्जाम एंड नेक्स्ट टाइम मैं 100 चाहिए थे, 120 मार्क्स आए, आई क्वालिफाइड। उसके बाद बारी आई अब सेकेंड लेवल यानी कि सीए इंटरमीडिएट की। मैं गाजियाबाद से हूँ पर मैंने सारी क्लासेस जाकर दिल्ली में ली, तो मैं दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी से की क्लासेस में जाकर खुद को रजिस्टर करवा लिया। 9 मंथ्स का टाइम होता है प्रिपरेशन टाइम और फिर एग्जाम होता है। तो मैंने दिल्ली गाजियाबाद डेली अप डाउन करके पूरे सुबह से रात तक क्लासेस कर करके कंप्लीट करके एग्जाम अपियर करा। पर जैसा कि मेरा बैड लक शुरू से चलता आ रहा है एजुकेशन में, अगेन आई फ्लंक्ड बाय जस्ट 5 मार्क्स। 400 मार्क्स के पेपर में 200 मार्क्स चाहिए थे, मेरे 195 और मैं वहाँ रुक गई। मुझे लगा कोई बात नहीं, कहीं कमी रह गई होगी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा पेपर देते हैं। दोबारा पेपर दिया, दोबारा भी वही हुआ। तीसरी बार दिया, फिर भी वही हुआ। अब जब हम एग्जाम देना शुरू करते हैं, पहली बार फेल होते हैं तो फिर भी थोड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार देते हैं। फिर जब दूसरी बार देते हैं तो आपके आसपास के लोगों का विश्वास आप में थोड़ा कम होने लगता है। तीसरी बार में कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का विश्वास आपसे उठने लगता है। जब मैंने चौथी बार दिया तब भी नहीं हुआ, उस मोमेंट पर मेरा विश्वास खुद से उठ गया था। और जब अपना विश्वास खुद से उठ जाता है, मानिए जैसे आप चल रहे हैं, आप चलते चलते कभी गिर जाएं और आपको आपके पैरों पे विश्वास ही ना हो, तो आप अगली बार खड़े होने से पहले 10 बार सोचेंगे। वही मेरे साथ हुआ। 4th टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया था, वो नहीं क्लियर हुआ। इस बार भी मैं 3 नंबर से रह गई थी। मेरा रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट खोलकर ओपन करके बैठी थी। मेरी फ्रेंड मुझसे कॉन्स्टेंटली मैसेज करके कॉल करके मेरा रिजल्ट पूछ रही थी। और क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में आ चुका था कि लाइफ में जब चीज़ें अपने हिसाब से ना जा रही हो तो एस्केप होता है कि
सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो उस दिन मेरी मम्मा घर पर नहीं थी, मेरी फ्रेंड कॉन्स्टेंटली मैसेज करे जा रही थी मुझे रिज़ल्ट। मैंने सिर्फ़ उसे एक मैसेज डाला कि मैं इस बार भी पास नहीं हुई हूँ और अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब बस बहुत हो गया, अब मैं आगे नहीं कर पाऊँगी। और उसको समझ आया कहीं न कहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। शी इमीडिएटली कॉल्ड माय मदर। मेरी मम्मा घर आईं, मेरी फ्रेंड घर आई एंड व्हेन दे केम मैं अपने हाथ में ऑलमोस्ट नाइफ़ लेकर बैठी हुई थी कि ख़त्म करती हूँ। मतलब मैं फेड अप हो चुकी थी इस चीज़ से कि मैं कहाँ फँस गई हूँ, कैसे इससे बाहर आऊँगी। पर फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगी ना, तो भगवान भी आ जाएँ, वो तेरी मदद नहीं कर पाएँगे। तो अब बारी थी 5th टाइम वापस से हिम्मत जुटा के फिर से पढ़ाई करने की। तो मैंने अपनी कुछ गलतियाँ पीछे देखी जो मैंने करी थी कि मेरे कुछ रिविजन्स में कमी हो रही थी कि शायद मैं चीज़ें जानती हूँ पर मैं उन्हें अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें सुधार कर, रिविजन ज़्यादा करके और इस बार खुद पर थोड़ा विश्वास करके वापस से चीज़ें करी और मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गई। अब सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप मेरा पास हो चुका था। अब बारी थी कहीं ट्रेनिंग करने की जो कि 3 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड होता है। अब मैं जानती थी कि जिस तरह के मेरे मार्क्स हैं मुझे बहुत अच्छी फर्म में नहीं मिलेगी आर्टिकलशिप, तो मैंने गाज़ियाबाद में ही रेफ़रेंस से एक सीए फर्म जॉइन कर ली। वहाँ जाके मैंने काम सीखा, पीपल वर गुड, आई गॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। अब बारी थी सेकंड ग्रुप को देने की, जो मैं फर्स्ट ग्रुप के साथ-साथ देती हुई आ रही थी, पर वो फिर भी कहीं न कहीं कुछ मार्क्स से रुक रहा था। फिर मैंने दिया 6 टाइम वो ग्रुप 2, वो क्लियर नहीं हुआ, फिर 7 टाइम दिया, वही कुछ गलतियाँ सुधार कर, कुछ और कोचिंग क्लासेस लेकर, तो फाइनली मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया और अब मैं सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके फाइनल की लाइन में आ गई थी। अब जब मैंने अपनी सीए फाइनल की जर्नी स्टार्ट करी और जब मैंने क्लासेस जॉइन करी सीए फाइनल की, क्योंकि सीए इंटर तक तो मैं थोड़ा घर पर ही खुद पढ़ ली, क्योंकि मैंने 2012 से अपनी सीए की जर्नी शुरू करी थी। 2012 से मैं अब आ चुकी थी 2016-17 में। 2000 बीच में इतने साल, 4 साल निकल गए बीच में मुझे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हुए। और अब तक क्या होता था स्कूल में, आई वाज़ ऑलवेज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द रूम। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राइड से बताते थे कि इसने तो नर्सरी भी नहीं करी है, इसने डायरेक्ट केजी से पढ़ाई करनी शुरू करी थी। तो जब मैं 12th में भी थी तो मैं सबसे 2 साल छोटी थी क्लास में, या 1 साल छोटी थी। पर सीए में आकर मुझे एंट्रेंस में टाइम लगा, फिर इंटरमीडिएट में 2 साल लग गए मुझे, और जब मैंने फाइनल की क्लासेस ली तो मैं वहाँ पर सबसे ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल बड़ी थी। और पहली बार ये चीज़ मुझे इतनी बॉदर करने लगी कि मैं पीछे 3 साल क्या पीछे हो गई, मैं इतना पीछे रह गई सबसे कि सब मुझसे इतना आगे निकल गए। मतलब मैं 2 साल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई तो पूरी दुनिया आगे निकल गई, सिर्फ़ मैं पीछे रह गई। वो ऐसी फीलिंग थी और मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा है। उस टाइम पर फिर वहाँ मेरे कुछ दोस्त बने। एक दिन किसी ने मज़ाक में बोल दिया कि अब तो हम तुझे दीदी बोला करेंगे, क्योंकि तू हमसे 2 साल बड़ी है। और जो हमेशा यंगेस्ट था रूम में, उसके लिए ये चीज़ सुनना बहुत मुश्किल था। और ये चीज़ मुझे फिर धीरे-धीरे इतना इम्पैक्ट करती गई कि मेरी क्लास में जब लोग बैठकर आराम से पढ़ रहे होते थे, मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं पीछे रह गई हूँ, मैं पीछे रह गई हूँ। इस चक्कर में जो मैं क्लास में पढ़ती थी, मैं उसको भी नहीं समझ पा रही थी। और फिर मेरा अंदर-अंदर इतना दम घुट रहा था, तो अपने अंदर अपना दम घुटना क्या होता है, वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा 2017 एंड में। और 2017 एंड से लेकर 2019 तक मेरा पूरा यही फ़ेज़ निकला। इस बीच मेरा सीए का एक ग्रुप का एग्ज़ाम आया नवंबर 2018 में। मैंने एग्ज़ाम दिया, माय मार्क्स वर प्रिटी गुड, पर मैं क्लियर नहीं कर पाई। वहीं मेरे साथ के लोग सीए बन गए, कुछ का नहीं हुआ था तो उनका अगली बार मई 2019 में हो गया और मैं वहाँ भी रह गई। और मार्क्स मेरे वही 200 चाहिए 195, 200 चाहिए 193। मैं उस इनसिक्योरिटी के लूप में इतनी ज़्यादा फँस गई थी कि मैं कंपैरिज़न, इनसिक्योरिटी, मैं सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ, मुझसे लाइफ़ में कुछ नहीं हो सकता। मैं आज तक की अपनी लाइफ़ ख़राब करती आई हूँ। मैंने पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं करी ढंग से, मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके बाद मुझे एंट्रेंस में टाइम लग गया, इंटरमीडिएट में टाइम लग गया, मैं सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ। मैं अगर पढ़ भी रही होती थी, कॉन्स्टेंटली यही बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी और मेरा इतना अपने अंदर दम घुट रहा था। और वो डिप्रेशन वाली क्या फीलिंग होती है, वो मैंने समझी पहली बार 2017 से 2019 के इस फ़ेज़ में। फिर मैंने एक टाइम बाद खुद को सबसे अकेला कर लिया, क्योंकि इस टाइम तक मई 2019 तक मेरे बहुत दोस्त सीए बन चुके थे। कुछ रैंक के साथ सीए बने थे, कुछ लोगों का जिनका नहीं हुआ था उनका नेक्स्ट टाइम में हो गया, कुछ ने वहीं पर छोड़ दिया। और इसी दौरान मेरी स्कूल टाइम से जो एक बेस्ट फ्रेंड थी उसकी शादी हो गई, तो अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि जिसकी भी नज़रें मुझे देखती थी मुझे लगता था ये अपनी नज़रों से मुझसे मेरा रिज़ल्ट पूछ रहे हैं। और फिर वही सवाल कि और कितना टाइम, अभी तक सीए नहीं बनी। 2012 से कर रही थी ये तो, 2019 आ गया है, 7 साल हो गए हैं।
अब मैं नहीं समझा पा रही थी कि मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक दिन अपनी मम्मा को बैठकर समझाया कि जब भी पेपर आते हैं मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि मुझे लगता है मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा है, जिसको मैं कितनी भी ताकत लगाऊँ, कभी पार नहीं कर पाऊँगी। तो मैं भले ही शुरू से कितना भी अच्छा पढ़ूँ, पर जब वो लास्ट के 30 दिन और लास्ट के 15 दिन आते हैं, तो वो सारा पीछे का फेलियर मुझे हॉन्ट करता है और मैं नहीं कर पा रही कुछ भी। पेपर से 1 दिन पहले जब मैंने नवंबर 2019 अटेम्प्ट आ चुका था, पेपर से 1 दिन पहले मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा गला चोक हो चुका था, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैं इतना डर रही थी कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और मैं ऑलरेडी इसमें 7 साल लगा चुकी हूँ। अब मैं किसी को क्या जवाब दूँगी? और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एक चीज़ क्विट करके जाऊँगी ना, तो मैं आगे लाइफ़ में अगर मैं एक बार क्विट करना सीख लिया तो मेरे लिए फिर क्विट करना आसान हो जाएगा। मैं शायद नई चीज़ में जाकर भी एडजस्ट करने की बजाय सोचूँगी कि छोड़ देते हैं ना, ये नहीं हो रहा, कुछ और करते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा लाइफ़ में? तो अभी एंटर हुई हूँ, तो कुछ भी करके मुझे इससे तो बाहर निकलना है। अपनी जी-जान लगा के कुछ भी करके इससे बाहर निकलना है मुझे। तो अपने एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी कि होकर फिर फ़ेल, आज बैठी हूँ अकेली, ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, हूँ आज बेहद हताश, समझ नहीं आता इस बार क्या करूँगी ख़ास। हिम्मत अब टूटने लगी है और जोश की सारी बातें सब झूठी लगने लगी हैं। पर कितनी भी हिम्मत टूटे, इसको बीच में छोड़ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊँगी। मम्मा-पापा, भाई, रिश्तेदार शायद मान भी जाएँ, पर यहाँ से वापस गई तो खुद से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, क्योंकि थी मैं बहुत पास, थी कुछ ही अर्ली मॉर्निंग्स और कुछ ही लेट नाइट की बात। चलो, करके देख लेते हैं एक और बार, क्या पता पास हो जाऊँ, हो सकता है यही हो मेरा आखिरी बार। और इस नए गेन जोश के साथ मैंने अपना एग्ज़ाम दिया नवंबर 2019 में, बोथ ग्रुप्स अपीयर करे, 800 में से 400 मार्क्स चाहिए, मेरे 404 आए, बट दैट वो कांस्टेंट कि मैं डॉट पर आकर रह जाना, दैट कंटिन्यूज़। मुझे 800 में से 404 मार्क्स आए, पर स्टिल मैं एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, तो मेरा एक ही ग्रुप पास हो पाया और एक रह गया। ऑल्दो मेरी मम्मा उस दिन बहुत दुखी थी कि तूने इतनी मेहनत करी, इतना वापस से सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करा, उसके बाद भी नहीं हुआ। पर अब जब मैंने खुद खुद के लिए ये पोएट्री लिखी थी और खुद को मैं अब अच्छी सेल्फ टॉक जब करने लगी थी, तो अब मैं इस बात से भी खुश थी कि मैं एक ग्रुप तो मेरा एटलीस्ट पास हुआ, और अगर ये अभी एक चीज़ रुकी है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ बहुत अच्छा होगा। तो नवंबर 2019 का रिज़ल्ट आया फ़ेब में, एक ग्रुप पास हुआ, एक बच गया था। उसके बाद मैंने सोचा अभी इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। फिर मैंने वहाँ से मार्च 20 में व्हेन द पैंडेमिक हिट द ग्लोब, अब मैंने सोचा इट्स हाई टाइम टू वर्क ऑन माय स्किल्स। स्कूल टाइम तक जो हो गया, जो गलतियाँ मैंने कर ली, मैं बैठकर खुद को और नहीं कोस सकती। मैंने फिर एक कॉन्फ्रेंस में जाकर स्पीच दी वहाँ पर, और मैंने बहुत प्रिपरेशन कर स्पीच दी, खुद को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर लाई कि वापस से मैं स्कूल टाइम के बाद अब पहली बार 7 साल बाद स्टेज पे जाकर बोलूँगी। मैंने अच्छा बोला, पर मैं जीती नहीं। मैंने नेक्स्ट डे उनसे लिया फीडबैक कि मैं क्यों नहीं जीत पाई, तो उन्होंने कहा आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, आपकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आ रही है। तो मुझे लगा अब इस पर काम करना चाहिए। अब बहुत खुद को कोसना हो गया। अब मैं खुद पे और तरस नहीं खाऊँगी बैठ के। अब देखते हैं क्या-क्या कमी है, मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ से आगे क्या-क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। व्हेन पैंडेमिक हिट द ग्लोब, सारे लोग घर में बैठने से दुखी थे, पर मैंने यहाँ से अपनी एक नई जर्नी, अपनी एक नई पहचान शुरू करी। तो मैंने अपनी इंग्लिश पर काम करना शुरू करा। वहाँ से उस पे काम करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखना शुरू करा। तो मैंने लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे लिखना शुरू करा। तब मेरी इंग्लिश थोड़ी अटपटी सी थी। कुछ लोग इतने मीन थे कि कोई नया लिख रहा है, उसको एप्रिशिएट करने की जगह आकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि आपने ग्रामेटिकल एरर करा है। पर मैं जानती थी कि मैं सीख रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती कर भी दी तो इट्स ओके। मैं लिखती रही 6 महीने तक, मैंने 6-7 महीने तक कॉन्स्टेंटली लिखा, और वहाँ से मेरी धीरे-धीरे इंग्लिश इंप्रूव होती गई, मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होता गया। लिखने के साथ-साथ मैं लैंग्वेज को सुनती भी थी, तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने इस दौरान। सुनने के साथ-साथ बोलना भी ज़रूरी है। तो मैं जो सुनती थी, उसको मैं थोड़ी देर के लिए समराइज़ करने की कोशिश करती थी कि मैंने अगर आधा घंटा सुना है, मैं उसको 5-7 मिनट में समराइज़ कैसे कर सकती हूँ। तो जब मैं कॉन्स्टेंटली अब लिख रही थी लिंक्डइन पर कंटेंट, अब लोग मेरी प्रोफ़ाइल को नोटिस करने लगे। कुछ टाइम बाद, दिसंबर 2020 की बात है ये, मार्च 2020 से लिखना शुरू करके दिसंबर 2020 में पहली बार किसी ने मुझे रीच आउट करा कि आप हमारे लिए वेबसाइट के लिए, नया वेंचर है, नई वेबसाइट है, उसके लिए आप कंटेंट लिखें। मुझे लगा कि मैंने आज तक करा नहीं है,
पर अब एक चीज़ मैं सीख चुकी थी इस टाइम तक कि गिव अप नहीं करना है, किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करना है। कुछ नहीं भी आता तो सीख लेंगे, गूगल है, यूट्यूब है, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, इतने लोग हैं, पूछ लूँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी, पर मना नहीं करूँगी इस काम को। तो आई टूक अप दैट प्रोजेक्ट। उसके उनके प्रोजेक्ट पे मैंने काम करा, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और फिर वहाँ वर्ड ऑफ माउथ से मुझे क्लाइंट्स एक के बाद एक अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट मिलते गए। उनके साथ काम करके मैं 10-15 स्टार्टअप्स के साथ मैंने उनकी वेबसाइट पे किसी का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, किसी के इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना, तो जब मैं अपनी इंग्लिश पर काम कर रही थी वो सब मुझे इतना काम आया। इसके साथ मुझे एक चीज़ और समझ आई कि मुझ में, अगर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूँ तो मेरे अंदर एक स्किल है, वो है एक स्टोरी टेलिंग की, खुद को एक्सप्रेस कर पाने की। तो अब मैं राइटिंग के साथ उसको यूज़ कर पा रही थी। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैं कंटेंट राइटिंग करने लगी तो मेरी सीए की जर्नी का क्या हुआ? तो सीए में मेरा ग्रुप 1 बचा था सिर्फ। उस ग्रुप 1 में भी जो मैंने नवंबर 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरा एक पेपर एग्ज़ेम्प्ट हो गया था। पर क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैं बहुत बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, पास नहीं हो पाई थी और उस एग्ज़ेम्पशन को आप सिर्फ 4 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस दौरान लोगों के पेपर कम होते हैं, मेरे पेपर बढ़ गए। जहाँ मुझे सिर्फ 3 पेपर देने थे, तो अब मुझे 4 पेपर देने थे। पर क्योंकि मैं अब एक नई नेहा से मिली थी, जो कि फिगर आउट कर लेती है कि चीज़ें कैसे करनी है, जो कि अब डरेगी नहीं, वो देख लेगी कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरे पास 2-3 महीने का टाइम था प्रिपरेशन का। मैंने अपना ऑफ़िस से लीव्स ली, मैंने पढ़ाई करी और अब मैंने सोच लिया था मैं अपना बेस्ट दूँगी और उसके बाद जो भी होगा मेरी लाइफ़ में, मैं उस फ्लो को एक्सेप्ट करूँगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और जो रिज़ल्ट आएगा मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो इस बार निश्चिंती से मैं और खुशी-खुशी मैंने एग्ज़ाम दिए और जब आप खुश होकर कुछ काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है एंड एज़ अ रिज़ल्ट आई क्वालिफाइड एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दैट अटेम्प्ट। 15 मिनट तक मैं सिर्फ रो रही थी। मैं रोते-रोते अपने पेरेंट्स के पास गई एंड आई वाज़ जस्ट क्राइंग एंड आई वाज़ सेइंग मैं सीए बन गई, मैं सीए बन गई। उन्हें पहले लगा कि ये फेल हो गई क्या? इतना बुरी तरह तो फेल होने पर भी नहीं रोती है अब। बट देन आई टोल्ड आई क्वालिफाइड एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट वाज़ जस्ट अ हैप्पी मोमेंट। अब बात थी कि जॉब का क्या किया जाए? अभी मैं जानती थी कि जितने अटेम्प्ट मैं पीछे लगा कर आई हूँ, कोई अच्छी कंपनी मुझे कहाँ ही शॉर्टलिस्ट करेगी। तो कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म निकले। अभी मेरे सारे दोस्त कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भर रहे थे। मुझे लगा क्यों ही भरना है? कोई इंसल्ट करके मेरा मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा तो मैं क्यों ही कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भरूँ? बट वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड कि भर के देख ले फॉर्म, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होगी। सो आई सेड ओके। मैंने कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भरा। 3 कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट करा। उसमें से एक कंपनी थी बिग 4। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी कि बिग 4 ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। उसका इंटरव्यू था। अभी तक मैं समझ चुकी थी कि अगर टेक्निकल स्किल्स थोड़ी कम है, सॉफ्ट स्किल्स पीक पर होनी चाहिए। जितना आता है वो किसी को एक्सप्रेस कर पाना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब बातों का ध्यान रखकर मैंने अपना इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और मुझे अगले 2 इंटरव्यू में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सेम डे पर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड दैट्स हाउ आई जॉइन्ड वन ऑफ द बिग 4 पीडब्ल्यूसी। और जो मैंने शुरू में बताया था कि जिन कॉलेजेस में मुझे एडमिशन नहीं मिला था, जिनका मैं सपना भी नहीं देख सकती थी कि मुझे उन कॉलेजेस से में कभी एडमिशन मिलेगा, दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस एसआरसीसी, दयाल सिंह कॉलेज, दौलत राम, उन सब में मुझे एज़ अ जज इनवाइट करा गया। उनके फिनटेक इवेंट्स मैंने जज करे। साथ में मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ अभी। तो मेरी अपनी 9 साल की जर्नी से कुछ लाइफ लेसन्स मैंने सीखे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में वो गलतियाँ ना करें और उनको पहले ही समझ जाएँ। सबसे पहली चीज़, खुद पर प्लीज़ विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप किसी कुएँ में होते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को कोशिश करनी है कि मैं बाहर निकाल लूँ वहाँ से। अगर आप पहला कदम नहीं बढ़ाएँगे तो कोई मदद करने नहीं आएगा। दूसरी चीज़, लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें। कोशिश करते रहें। जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो हमें एक हमारा हायर सेल्फ है, उसकी तरफ ले जाने की जर्नी है पूरी। जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी आप लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से जब नहीं जाती हैं, वो चीज़ें आपको कॉन्स्टेंटली कुछ सिखाना चाह रही है। मेरी 9 साल की जर्नी मुझे कॉन्स्टेंटली ये सिखा रही थी कि नेहा खुद पर विश्वास करो, अपने डिसीजंस पर विश्वास करो, जो मैं नहीं कर रही थी और इसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंट वो फेलियर फेस कर रही थी। पर जब मैंने वो चीज़ें समझी जो ज़िंदगी मुझे सिखाना चाह रही है, वहाँ से चीज़ें बदलने लगी। तो आप अभी ये फिगर आउट करिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। उन गलतियों में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं क्या इंग्लिश आना ज़रूरी होता है? इंग्लिश अभी येस इट इज़ अ नेसेसिटी। यू नीड टू नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। क्यों ज़रूरी है? पहला, कुछ दिन पहले मैं बैंगलोर में थी। मैं कैब से जा रही थी। अब ड्राइवर को हिंदी नहीं आती थी। ड्राइवर को कन्नड़ आती थी और मुझे हिंदी।
अब सोचिए अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती होती या ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती होती तो हमारा कम्युनिकेशन करने का मीडियम क्या होता? हम दोनों को इंग्लिश आती थी तो मैं आराम से उनसे बात कर पाई, उन्हें चीज़ें समझा पाई। तो हम हमेशा खुद को सेल्फ रिजेक्ट करते रहते हैं। कोई लैंग्वेज सीखनी है, अरे हम कहाँ सीख पाएंगे, अरे हमसे कहाँ हो पाएगा। पर आप एक चीज़ देखिए, जब उस ड्राइवर तक को समझ आ गया है कि उसे लैंग्वेज सीखनी है और सीखी भी, ही वॉज स्पीकिंग अ प्रीटी गुड इंग्लिश, तो जब वो ड्राइवर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं? तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश आना ज़रूरी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, तो बहुत लोगों को ऐसा मिथ होता है और ऐसा लगता है उनको कि बहुत बायस है सोसाइटी। एक लैंग्वेज को लेकर इतना बायस क्यों है? कोई बायस नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं जिनकी हो सकता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ना हो। अब मुझे हिंदी आती है सिर्फ, उन्हें अपने रीजन की लैंग्वेज आती है, तो हम बात कैसे करेंगे? सेम टीम में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिसमें हम सब बात कर पाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जोड़ती है। तो अगर आप किसी अच्छी जगह काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश आना आपको ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। और ऐसा मत समझिएगा कि कोई एक गोली लाकर आपको दे देगा और आप अगले दिन उठेंगे बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से आती है। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। So first of all, I would like to thank Josh Skill who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.